Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our sixth lecture, which is on interest rate. So first we define what is an interest rate. Interest rate is the amount a lender charges a borrower. यानी कि इंटरेस्ट रेट वो अमाउंट है जो कि एक लेंडर यानी कि उधार देने वाला किससे लेता है, जो उधार ले रहा है, ठीक है. एंड इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल. और जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ से लिया जाता है या उसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, वो अमाउंट जो कि उधार ली गई है. प्रिंसिपल इज़ अ टेक्निकल वर्ड विच इज़ यूज फॉर द अमाउंट लोन्ड, यानी कि जो अमाउंट आपने लोन ली हुई है उसके लिए उसको हम कहते हैं फाइनेंस में प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट रेट हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट रेट हमेशा जो अमाउंट लोन लिया गया होता है उसकी कोई ना कोई परसेंटेज होती है जो कि अमाउंट लोन लेते हुए डिसाइड कर ली जाती है कि मैं आपसे इतने % जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगा. या हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट है. यानी कि जो उधार ले रहा है बंदा, बोरोवर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए वो क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि जो लोन ले रहा है या उधार की कीमत. और दूसरी तरफ जो उधार दे रहा है यानी कि जो लेंडर है उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि वो उसके पास मुनाफा आ रहा है, यानी कि वो जो अमाउंट अपनी उधार दे रहा है उसके ऊपर वो क्या कमा रहा है, ठीक है, वो उसके लिए इंटरेस्ट रेट हो जाएगा. यानी कि लेंडर के लिए इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी और बोरोवर के लिए इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी. डिफरेंस क्या है कि बोरोवर के लिए वो कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि वो उसके, और लेंडर के लिए वो रिटर्न बन जाएगा, यानी कि वो उसके पास वापस आ रही है जो उधार दे रहा है तो वो उसका रिटर्न बन गया. और जिसने उधार लिया है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा. अब जो इंटरेस्ट है वो किसी भी एसेट के ऊपर हो सकता है. वो मनी भी हो सकती है, वो कोई गाड़ी भी हो सकती है, वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कोई कपड़े हो सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी एसेट जो है वो इसमें हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो है वो पैसों पे ही करें, कि हमने अगर पैसे उधार ले रहे हैं या हम पैसे किसी को उधार दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करें. जबकि आप ये देखें कि बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं कि गाड़ियाँ भी देते हैं रेंट के ऊपर, ठीक है, मतलब आपको देते हैं. उसके लिए थोड़ी सी टर्म, क्योंकि वो लार्जर अमाउंट की वैल्यू हो जाती है तो उसके लिए थोड़ी सी टर्म जो है वो हम डिफरेंट हो जाती है, उसको हम लीज़ कह देते हैं. लेकिन कैलकुलेशन उसकी भी इसी तरह से होती है कि उसके ऊपर आपको कोई ना कोई मंथ ईयरली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ठीक हो गया. इंटरेस्ट रेट जो है उसको अगर हम फर्दर देखें तो इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट हम क्यों चार्ज करते हैं. अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं या कोई भी एसेट अगर हम दे रहे हैं, उसका लेन देन कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, हम क्यों इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. इंटरेस्ट इसलिए चार्ज करते हैं हम कि जो एसेट मेरे पास था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेंडर हूँ, मैं दे रही हूँ, वो मैंने दूसरे बंदे को दिया, ठीक है, और उसको अब मैं यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि वो मैंने किसी को एज अ लोन दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो मेरा लॉस हो रहा है. उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मैं उसके ऊपर क्या चार्ज करूँगी, इंटरेस्ट रेट. यानी कि मुझे कोई फ़ायदा तो होना चाहिए कि मेरा एक एसेट था, उसको मैं ख़ुद भी यूज़ नहीं कर रही और मैंने वो किसी को दे दिया है यूज़ करने के लिए. तो करंट टाइम पीरियड में मैं क्योंकि उससे बेनिफिट हासिल नहीं कर पा रही तो मुझे कोई ना कोई, मैं तो लॉस में जा रही हूँ. उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या किया कि हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जो कि बोरोवर जो है हमें पे करेगा. और इंटरेस्ट रेट हमेशा जिस टाइम डील हो रही होती है बिफोर, उस टाइम हम डिसाइड करते हैं बोरोवर और लेंडर कि इस चीज़ के ऊपर क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो 2000 रुपीज़ पड़े हुए थे, ठीक है, और मेरी फ्रेंड थी, उसको चाहिए थे, उसने कहा कि मुझे चाहिए फॉर 6 मंथ बाद मैं तुम्हें वापस कर दूँगी. अब मैंने उसको जब उधार दिया उस टाइम मैंने उसको डिसाइड कर लिया, मैंने कहा जब मैं तुमसे वापस लूँगी तो मैं इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लूँगी, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट तो वापस आएगी 6 महीने बाद, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल मैं क्या लूँगी, 5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 5% ऑफ 2000 मैं उससे चार्ज करूँगी. अब क्योंकि जो शख्स उसको
पैसे उधार दे रहा है, अगर हम पैसों की बात करें, मैंने उसको 2,000 उधार दिए, अब उस 6 महीने के दौरान मैं उन 2,000 को यूटिलाइज़ कर सकती थी अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए, या मैं उससे कोई और चीज़ ख़रीद सकती थी, या मैं उसको कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकती थी और वहाँ से भी रिटर्न हासिल कर सकती थी। अब इन सब चीज़ों को मैंने फोरगो किया है, ठीक है। तो इसकी कंपनसेशन कहाँ से होगी? वो इंटरेस्ट रेट जो कि मैंने बोरोवर को चार्ज कर दिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रीपेमेंट सम एंड द ओरिजिनल नोट इज़ द इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या है कि हमने टोटल जो रीपेमेंट सम है, एक तो ओरिजिनल अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल 2,000 था हमारे पास, ठीक है, 2,000 हमारी ओरिजिनल अमाउंट थी, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 5%, और हमने ये डिसाइड किया कि 6 महीने बाद जो बोरोवर है वो ये 2,000 जो है वो वापस करेगा, लेकिन विद 5% ऑफ इंटरेस्ट। 5% इंटरेस्ट इस पर कितना बनता है? 100 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 महीने बाद उसने मुझे कितने पैसे वापस करने? 2,000 की बजाय 21, सॉरी, उसने मुझे कितने पैसे वापस करने? 2,000 के बाद उसने मुझे वापस 6 महीने के बाद उसने मुझे वापस करने 2,100, यानी कि 2,000 जो था वो मेरी ओरिजिनल अमाउंट थी और 100 उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो अगर मैं टोटल रीपेमेंट में से ओरिजिनल अमाउंट को वापस करूं तो भी हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी? जो कि इंटरेस्ट होगा, यानी कि 2,100 इज़ द टोटल रीपेमेंट अमाउंट जो कि 6 महीने बाद उसने मुझे अदा करनी है। 2,000 मैंने उसको ओरिजिनल किया था, 2,100 में से हमने 2,000 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 100। वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास? जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था। अब इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे होता है? इंटरेस्ट रेट डिसीजंस के इसकी डिटर्मिनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनको हम यहाँ पर इतना ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप जब इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली जो मेन फैक्टर है वो देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द बोरोवर, यानी कि जो बोरोवर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। इससे डायरेक्ट अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, कि अगर हम उसकी असेसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक के पास जाते हैं तो वो उस बोरोवर की, या बिजनेस अगर अप्लाई करता है लोन के लिए तो उसकी एक प्रॉपर क्रेडिबिलिटी चार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रेडिट पोर्टफोलियो। उसमें उसकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसका पिछला बैकग्राउंड सारा, इसने पहले कितना लोन लिया हुआ, या अगर लोन लिया था तो उसने वापस कर दिया, अभी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कि अगर हम इसको लोन देते हैं तो क्या ये लोन वापस कर देगा। अगर वो रिस्क उसका कम है, यानी कि एक बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक में और उस बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं वो ये शो करते हैं, और तो हम ये ज्यूम करते हैं कि इन फ्यूचर भी ये प्रॉफिट में जाएगा और ये जल्दी अपना लोन वापस कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, यानी कि इस बिज़नेस की जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है या इसका रिस्क जो एसोसिएटेड है वो कम है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिज़नेस जो कि स्ट्रगलिंग कंडीशन में है और बहुत ज़्यादा उसके बुरे हालात चल रहे हैं, वो लॉस में जा रहा है, अगर वो बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक में तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट बैंक हाई कर देगा, क्योंकि उनको यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये शायद इतना इजीली जो है वो लोन वापस ना कर सके, तो फिर इसको जो कॉस्ट ऑफ लोन होगी वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द बोरोवर। अगर अमाउंट ऑफ द रिस्क इंक्रीज़ करती जाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ करेगा। अगर अमाउंट ऑफ द रिस्क डिक्रीज़ कर रही है बोरोवर की तो फिर उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज़ होता जाएगा। बैंक का जो है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सब हर शख्स के लिए, हर बिज़नेस के लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट डिफ़र करता है, सिमिलर नहीं होता। क्यों डिफ़र करता है? क्योंकि हर बंदे की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो भी सेम लोन के लिए अप्लाई करता है, और एक बंदा है जो गवर्नमेंट लोन कर रहा है। आपके ख्याल में दोनों में से इंटरेस्ट रेट किसका लोअर होगा?
ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब वाले का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सेफ़ और ऑप्शन है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सेफ़ है, जबकि जो प्राइवेट जॉब वाला है, जॉब ऑनर है, उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो वीक है। इस वजह से उसको जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेगा, एंड गवर्नमेंट जॉब वाले की क्योंकि जॉब सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो लो चार्ज करेगा। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है? मोस्टली जो हम यूजुअली अगर कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट की बात होगी, अगर उसके साथ कोई भी टर्म मेंशन नहीं है तो हम उसको एनुअली कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब भी हम अभी भी न्यूमेरिकल्स में भी कैलकुलेट करेंगे तो हम मोस्टली एनुअल करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट एनुअल यानी कि सालाना ही कैलकुलेट किया जाए, बल्कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट पीरियड्स पे भी कैलकुलेट किया जाता है। सच एज मंथली आप उसको कैलकुलेट कर लें, क्वार्टरली का मतलब ये हर 3 महीने बाद, और बाई एनुअली साल में 2 दफ़ा। लेकिन अगर मंथली, क्वार्टरली या बाई एनुअली होगा तो स्टेटमेंट में प्रॉपरली मेंशन होगा कि ये इंटरेस्ट रेट मंथली चार्ज किया जा रहा है, ये क्वार्टरली चार्ज किया जा रहा है, या ये बाई एनुअली चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जर्नली जो हम इन जर्नल टर्म में लेते हैं, हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअल चार्ज किया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट, इस सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट 8% है, तो हम खुद ही से ये ज्यूम कर लेंगे कि ये इंटरेस्ट 8% जो है ये इसको एनुअली चार्ज किया जा रहा है। अगर तो मेंशन होगा कि मंथली है, क्वार्टरली है, फिर हम उसके हिसाब से डीलिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट रेट टाइप्स। इंटरेस्ट रेट की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप होती है सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो इनिशियल हमने लोन दिया हुआ है उसी के ऊपर कैलकुलेट होता है, और ओवर द ईयर्स आप जितने भी ईयर्स के लिए लें, आप वो सेम अमाउंट हर ईयर जो है वो सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि हमने लोन अगर हमने लिया था, हमने कहा कि हमने 1000 लोन लिया है बैंक से फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के बाद मैं ये लोन पे करूंगी, और बैंक ने कहा कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है जी 10%। तो 1000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाते हैं 100, यानी कि वो 3 साल 100 ईयरली इंटरेस्ट पे करेगा, और थर्ड ईयर में जाकर वो 1000 भी वापस करेगा और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी पे करेगा। यहाँ पर आप देखें तो जो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है हमारे पास एस आई इज इक्वल टू पी नॉट इंटू आई इंटू एन। एस आई जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पी नॉट हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है, वो अमाउंट जो कि हमने बोरो किया या उधार दी है या उधार ली है। ठीक हो गया। ज़ीरो जो है यहाँ पर ये टाइम पीरियड बता रहा है, अगर करंट की बात कर रहे हैं तो हम इसे ज़ीरो लेंगे, और अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर 0 की बजाय 1 आ जाएगा, सेकेंड ईयर की बात करें तो 0 की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है हो गया। और आई हमारे पास है इंटरेस्ट रेट, और एन हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हम डालेंगे, प्लस उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा, और कितने सालों के लिए दिया हुआ है उतने सालों के लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 1000 रुपीज़ थे, उसको हमने इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न हमें उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है 6% पर ईयर। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1000 क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 6 के साथ। ठीक है, और ये हमने कहा कि ये हमने इन्वेस्ट किया है 3 ईयर्स तक, तो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट कितनी आ गई 60। अब क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट की खासियत यह है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको हर ईयर जो है वो सेम ही पे करना पड़ता है, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है आपने उसी के ऊपर इसको कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट ईयर भी जब हमने कैलकुलेट किया तो $60 आ गया, तो फर्स्ट ईयर भी ये $60 पे करेगा, सेकेंड ईयर भी ये 60, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये अर्न कर रहा है, यानी कि इसको $60 रिसीव हुए, सेकेंड में भी इसको $60 रिसीव हुए, थर्ड ईयर में क्या होगा कि इसको $60 रिसीव भी हुए, और क्योंकि ये 3 ईयर की इन्वेस्टमेंट थी तो $60 भी मिले, प्लस ये जो ओरिजिनल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की थी वो भी यहाँ पर थर्ड ईयर में इसको वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है कि इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हम जब कैलकुलेट करते हैं एवरी ईयर जब ये चेंज होता है, यानी कि इसमें नेक्स्ट ईयर की जब हम बात करेंगे तो उसमें इनिशियल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट दोनों ऐड अप हो जाएंगे और उसके बाद आप उसको उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल एंड ऑन इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड एंड री इन्वेस्टेड, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर में आप वहाँ पर क्या था कि हमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हमने जो $60 अर्न किए वो हमारे पास वापस आ गए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में जाकर हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसमें हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड कर लेंगे, तो फिर हमारे पास वो सेकेंड ईयर की क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास $1000 थे और उनको हमने 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर क्या है 6%, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो अब फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी 1000, ठीक है, 1000 के ऊपर हमने जब 6% कैलकुलेट किया तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ गया 60, ये 60 आ गया। अब सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या किया, सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए बेस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगी, इनिशियल अमाउंट 1000 प्लस $60, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गई 1060। अब 1060 के ऊपर जब हम 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया $63.60। अब हमारे लिए थर्ड ईयर के लिए हम इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब थर्ड ईयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल अमाउंट प्लस सेकेंड ईयर का हमारे पास जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट अमाउंट आई, तो हमने जब उसको सम किया तो वो हमारे पास आ गया 1123.60। इस पे जब हमने 6% कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास बन गया 67.40। ठीक हो गया। क्या हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो ओवर द ईयर जितने भी ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है या हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो सेम रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो हमारे पास वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि हम उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट उसने अर्न किया होता है उसको ऐड करके फिर हम नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग द सेशन।